दिया। तो आज ये जो क्राइसिस जो है, संकट जो आज यहाँ कांग्रेस में बना है, वो ये है कि कोई कद का लीडर नहीं रहा है, सब बोने बोने हैं। कद का लीडर कोई नहीं रहा जो इनको दिशा दे सके, कोई इनको आगे चला सके। तो मैं समझता हूँ कि आज वक्त थोड़ा सा और संयम बरतने का है। देखें हम हालात कैसे बनते हैं, परिस्थितियाँ कैसी उत्पन्न होती हैं। पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो आपने एक और साथ में सवाल कर दिया, बीजेपी का जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है इस वक्त देश का, बीजेपी के हैं ना वो नरेंद्र मोदी। मैं व्यक्ति तौर के ऊपर उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत बरसों के बाद, खासकर मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री बने, उनके साथ अगर तुलना कीजिए तो ये मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नरेंद्र मोदी जी जो हैं एक बड़े कर्मठ, सुलझे हुए और दूरंदेशी एक और राष्ट्रभक्त एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रभक्त हैं। इसमें कोई नहीं, इसके ऊपर कोई सवाल उठा सकता। राष्ट्रभक्त हैं। इन्होंने अपने देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक सपना देखा है। वो जो उन्होंने उसके लिए जो उन्होंने पैमाने रखे हैं या जो मंजिलें तय करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ उस पथ के ऊपर वो सक्रिय होके बड़े मजबूत होके चल रहे हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि यहाँ जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे आप देखिएगा कि ये जहांगीरपुरी में कोई घटना घटी, या जो एक बाग कौन सा था वो दिल्ली में, शाहीन बाग की घटनाएं घटी। अब जो बुलडोज़र चला रहे हैं, जहाँ नाजायज़ कब्जे किए हैं, देखिए वो सारे नाजायज़ कब्जे जो हैं वो केजरीवाल जी, कहा जाता है कि केजरीवाल जी ने, आप पार्टी ने बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को हज़ारों की तादाद में वहाँ बसा दिया। और वो हमारे भारत के नागरिक नहीं हैं, वो रेफ्यूजी हैं, उनको बसा दिया है, चुन चुन के बसाया है, सब सुविधाएं उनको दे रहे हैं और वही अपना वोट बैंक तैयार करते हैं वहाँ। तो मैं समझता हूँ कि उसका समर्थन अगर कांग्रेस पार्टी करे, उन लोगों का समर्थन करे कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी करे, तो मैं समझता हूँ कि देश के हितों के विरुद्ध है वो। और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को जो है वो हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। जो ऐसी ताकतें हैं जो देश का बंटवारा करना चाह रहे हैं या देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि उनके साथ दो हाथ करने के लिए, चार हाथ करने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बिल्कुल काबिल हैं, योग्य हैं। और ऐसा नेतृत्व हमारे देश को मिला है जिसकी मैं तारीफ़ करता हूं। बाकी रही बीजेपी की पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के जो हल्के निचले दर्जे के लोग हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। वो कांग्रेस भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती थी, बीजेपी के छोटे तबके के जो राज्यों में जो लोग हैं, राष्ट्र स्तर के ऊपर नहीं मैं कह रहा हूँ, जो राज्यों में लोग हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का ही ले लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में आज दिन तक हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, ये उन लोगों को आइडेंटिफाई बेशक उन्होंने कर लिया है कि जिन्होंने अपने जो उनके साधन हैं, उन साधनों से कहीं ज़्यादा संपत्ति जो है वो तैयार कर रखी है। चाहे वो पैसा है, ज़मीनें हैं, होटल हैं, मकान हैं, न जाने क्या क्या इमारतें कहाँ कहाँ बना रखी है। प्रदेश के बाहर भी हो सकता है। मुझे तो यहाँ तक खबर मिली कि यहाँ का एक बहुत उच्च कोटि का जो ब्यूरोक्रेट है, अधिकारी, जो हमारा प्रशासनिक अधिकारी है, उसने कुछ ही दिन पहले चंडीगढ़, मोहाली या कहाँ पंचकुला में नीचे में करोड़ों रुपए की एक वहाँ उन्होंने कोठी या मकान खरीद रखा है। इन चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप में आप जनता के सामने तो रखिएगा। आप कहते हैं कि हमारी सरकार में पारदर्शिता है। आपकी सरकार में पारदर्शिता तब माने जब ये सारे तथ्य, इन आपके मंत्रियों के पास कितनी संपत्ति इन्होंने तैयार कर ली है इन 4-5 सालों में। आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो बेशक RSS से जुड़े हुए आपकी पार्टी में आए हैं, जिनको आपने ओहदा पार्टी में दे रखा है, उनकी संपत्ति कितनी इकट्ठी हो गई है। मैं कैसे कहूँ कि बड़ा अंतर है आपके में और कांग्रेस पार्टी में। उन्हीं मार्गों के ऊपर आप चले हैं जैसे कांग्रेस बहुत बदनाम हुई थी कांग्रेस पार्टी, इसीलिए आज भी बदनाम हुई जा रही है। आज भी उनके स्कैंडल निकल रहे हैं, लेकिन आपके भी तो स्कैंडल कुछ कम नहीं है। तो जो देश का नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, वो एक तगड़े एक नेता के हाथ में है।
पर राज्यों में जो आपका जो जितना भी नेतृत्व है, मंत्री हैं, एमएलए हैं, उनके ऊपर आप लगाम नहीं डाल सके हैं, पूरी छूट दी है। उन्होंने भी जैसे कांग्रेस लूटती थी, ये लोग भी लूट रहे हैं। इन्होंने भी वही धंधा दलालों वाला चलाया था जो कांग्रेस वाले चला रहे हैं। तो इसको अगर आप दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर आने वाले इस चुनाव में आपको खमेसा भुगतना पड़ेगा। तभी मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी अब खुद इस चुनाव में जो उन्होंने प्रचार चलाना है, जो जैसे तैसे भी कैंपेन चलाना है, मैं सोचता हूँ कि इन्होंने अपने हाथ में ले लेना है, क्योंकि जानते हैं कि इस वक्त हिमाचल की परिस्थिति इतनी मजबूत नहीं है। जैसे 4 बाई इलेक्शन हार गए तो उसके बाद सावधान तो हो गए हैं ना, तो ये किसी और के ऊपर नहीं छोड़ेंगे। ये खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये खुद सारी भागदौड़ अपने हाथ में लेके हिमाचल को जिताने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद। ये थे हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेता मेजर विजय सिंह मनकोटिया। सारे सवालों का सारा जवाब बड़ी बेबाकी से देते हैं, इसलिए शायद सुर्खियों में मेजर साहब बने रहते हैं। और मेजर साहब 1978 से आज तक की एक्टिव पॉलिटिक्स में सबसे वरिष्ठ व्यक्तियों में से एक हैं जो आज तक की राजनीति करते आ रहे हैं। मेजर साहब अपने असूलों के लिए जाने जाते हैं, अपने असूलों से समझौता ये नहीं करते, इसलिए शायद इनको ये खामियाजा भुगतना पड़ता है जो कांग्रेस पार्टी से आजकल ये बाहर चल रहे हैं। मेजर साहब ने 2 टूक बात जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए कही है कि खालिस्तानी समर्थक जो हैं वो आम आदमी पार्टी को जो है वो फंडिंग करते हैं, ये उनके नेता कुमार विश्वास का कहना है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो प्रदेश में ऊपर की तरफ था वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से वो हरकतें कर रहे हैं खालिस्तानियों के लिए। सीधे तौर पर मेजर साहब ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि देवभूमि हिमाचल को जो है वो शर्मसार ना करें, और इनको बाखूबी आता है क्योंकि सेना के अधिकारी रहे हैं किस तरीके से निपटना है। दूसरी ओर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की काफ़ी तारीफ भी मेजर साहब ने की है कि देश का नेतृत्व जो जिस हाथों में है वो हाथ काफ़ी काबिल हैं और देश को सही दिशा और दशा में वो लेकर आगे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर प्रदेश में आकर यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं सभी मंत्री, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के। तो यहाँ पर राज्यों में जो मंत्रियों की लगाम है उसको सही ढंग से खींचने में जो जयराम ठाकुर साहब हैं वो सक्षम नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स पर उनकी पकड़ नहीं है, उनको सब कुछ पता होते हुए भी कुछ उनके पास नहीं है। यूँ कह सकते हैं कि सॉफ्ट जो है टारगेट जो है जयराम ठाकुर हैं। साथ ही साथ मेजर साहब ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, पत्ते मेजर साहब ने अभी तक नहीं खोले हैं और मेजर साहब ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सेना का जवान हूँ, मैदान नहीं छोड़ूंगा। अब मैदान नहीं छोड़ूंगा तो इसके मायने कई लगाए जा सकते हैं और साफ तौर पर आप यूँ कह सकते हैं मेजर साहब मैदानी रन में उतरेंगे या नहीं ये तो भविष्य के गर्भ में एक छुपा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दे दिया है कि मैदान खाली नहीं छोड़ा जाएगा, तो साफ तौर पर हम ये आंकलन इससे निकाल सकते हैं कि 2022 में मेजर साहब फिर से एक बार मैदान संभालने को तैयार हैं। अब ये देखना होगा वो मैदान कौन सा होगा, किस पार्टी का होगा, किस मंच का होगा। क्या कोई नया तीसरा विकल्प निकल के आएगा या फिर किसी पार्टी में मेजर साहब की एंट्री दोबारा हो जाती है। ये थी आज की शख्सियत मेजर विजय सिंह मनकोटिया। अगली शख्सियत के आपकी मुलाकात जल्द करवाएंगे। आप देखते रहिए जय भारत न्यूज़।